उठो जागो अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा। तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं अश्विनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी बच्चे बताएंगे आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। गुड इवनिंग, कैसे हैं, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिएगा जल्दी से बताएं कि आवाज ओके है, आवाज सुन पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आवाज सुनाई देगी तभी आगे की कार्रवाई चलेगी, है ना। चलिएगा जल्दी से बताएं। वेरी गुड भाई, राधे राधे भाई। मुस्कान, रोहित, वंश, गिरधारी लाल कुमावत, पुष्पराज, करिश्मा, मोहम्मद तौकीफ, अंजना, रिनी, नितेश, कोमल, शक्ति, राजन, आस्था, सुनील तिवारी, पूजा, वंश, राहुल कुमार, मुकेश, उजला सिंह, अंजना, प्रीति, कुंदन कुमार, सोनू, अवनेश, बबली। चलिएगा भाई, कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताएंगे, है ना। और आज है आपका क्लास नंबर 3 या आप कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस के लिए। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हम या कुछ आपको ऐसे चीजें बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको पैट को भी देखते हुए चलना है ना। और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वही आपके लिए कामयाब कह सकते हैं कारगर होगी, कामयाब आपको करने में काफी मदद करने वाली है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास एक बार ये सभी बच्चों तक जरूर पहुंचे। चलिएगा जल्दी से जुड़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। सबसे पहला आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि क्वेश्चंस को आप बहुत बेहतर तरीके से, पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर करें। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक को रूपांतरण या रूपांतरण को दर्जा दिया था। ठीक है ना, महाराज अशोक के रूपांतरण में उनको दर्जा दिया था। जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से। तो ये रोक एडिक्ट सेकंड यानी कि जो इनके अभिलेख हैं, रोक का मतलब शिलालेख या अभिलेख जिनको कहा जाता था। तो किस अभिलेख में इनके बारे में दिया गया है, रोक एडिक्ट 2 यानी कि अभिलेख 2 के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में, अभिलेख 2 के बारे में है। और अभिलेख 4 के बारे में है। ये अभिलेख इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, अभिलेख हम कहते हैं। तो ये अभिलेख 2 की चर्चा है, अभिलेख 2 इसको कहा जाएगा, या फिर अभिलेख 4 इसको कहा जाएगा, अभिलेख 4 इसको कहा जाएगा, है ना। ठीक है, या फिर अभिलेख 6 इसको कहा जाएगा, अभिलेख 6 6,
और अभिलेख 13 इसको कहा जाएगा। अभिलेख 13 इसको कहा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यानी कि जो रोग एडिक्ट जिसको हम बोलते हैं, अभिलेख इनको बोला जाता है। तो अभिलेख 13 में या शिलालेख 13 में इस बात का वर्णन है कि जो कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था, ठीक है ना। तो ये किस में मेंशन है? ये बात मेंशन है अभिलेख 13 में। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो कलिंग युद्ध हुआ था, या अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई इनका जो कलिंग युद्ध लड़ा गया, ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 261 ईसा पूर्व लिखा गया, लड़ा गया, ठीक है ना। इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था ये 269 ईसा पूर्व हुआ था। यानी कि राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद इन्होंने क्या लड़ा था? कलिंग युद्ध को लड़ा था। किसको? कलिंग युद्ध को इन्होंने लड़ा था। भारत में कह सकते हैं कि भारत में शिलालेख लिखवाने की जो परंपरा है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये अशोक के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। आपको बिफोर क्राइस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या आप सभी बच्चे जानते हो कि ईसा पूर्व और ईस्वी किसे कहते हैं? ईसा पूर्व और ईस्वी किसे कहते हैं? ठीक है, क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो कि किसे कहते हैं? चलिएगा बताएंगे। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी जो था, गजनवी का ये एक कह सकते हैं शासक था, जिसने भारत को लूटने के पर्पज से, केवल लूट उसका मकसद था कि हम लूटेंगे। तो कितनी बार इसने भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार, 5 बार, 15 बार या फिर 7 बार? कितनी बार इसने आक्रमण किया था महमूद गजनी ने? ठीक है ना, जल्दी से बताएं। जानते हैं सर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जानते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी में जो आप सभी जानते भी होंगे, वैसे आपने देखा भी होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो महमूद गजनी है इन्होंने 17 बार, कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। और इनका जो लास्ट आप कह सकते हैं आक्रमण था, ये सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था, जो 17वीं बार इन्होंने आक्रमण किया था, 70s टाइम, ठीक है ना। तो ये 17वां जो आक्रमण था, इसी में इसको कह सकते हैं एक प्रकार से ये भी उल्लेखित है हमारे इतिहास में कि जब ये वापस इसको लूट कर जा रहा था, तो एक जनजातीय क्षेत्र पड़ता था, है ना, एक जनजातीय क्षेत्र पड़ता था, ठीक है ना। उन्होंने इसको घेर कर मार दिया था। किसको? महमूद गजनी को, ठीक है ना। महमूद गजनी को, एक जनजातीय है, खोकर जनजाति, उन्होंने इसको घेर कर मार दिया था। आपने ये पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं बताएंगे? हाँ, बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? 1024 ईस्वी में, 10,325 नहीं, 1024 ईस्वी में, कहीं कहीं पर ये 25 भी लिखा हुआ है, आप 25 को भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए 1024 में, है ना, 17 बार, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिएगा भाई, ठीक है ना, चलिएगा। आपस में बात नहीं करनी भाई, चलिएगा। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? जो अशांति का जनक कहा गया, ये किसको कहा गया? ये कहा गया है लाला लाजपत राय को, अरविंदो घोष को, बिपिन चंद्र पॉल को, बाल गंगाधर तिलक को। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत में एक ऐसे नेता है जो अशांति का जनक माने जाते हैं, ठीक है ना, अशांति का जनक जिसको माना जाता है। तो ये कौन है? ये लाला लाजपत राय हैं, अरविंदो घोष हैं, विपिन चंद्र पॉल हैं, और ये जितने नाम आप देख पा रहे हो ना, ये सभी क्या है? ये गरम दल के नेता भी आप इनको कह सकते हैं। किसके? गरम दल नेता, गरम दल के नेता भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये इन्होंने कहा किसे? बाल गंगाधर तिलक जी को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने अशांति का, भारत में जो अशांति एक प्रकार से इन्होंने स्थापित की, ऐसा इनका मानना था, अंग्रेजों का कहना था। तो ये किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। ये गरम दल के नेता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में 2 फाड़ हुई थी,
एक नरम दल था, एक गरम दल था। तो नरम दल और गरम दल दोनों को आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, है ना। तो ये गरम दल के नेता थे, एग्रेसिव थे, लड़ाकू आप इनको कह सकते हैं, जिनका ये कहना था कि हमें आजादी लड़कर चाहिए, हमें भीख में नहीं चाहिए, हमें दया याचिकाओं से आजादी का नहीं लेना है, हमें लड़कर खून बहाकर आजादी को लेना है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, जल्दी से बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे और ऐसे ही आप गलती करोगे जैसे अब यहां पर आप करने वाले हो। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी, ये श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती नेली सेन गुप्ता थी, या अरुणा आसफ अली खां थी। ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की पहली महिला जो बनी अध्यक्ष, ये कौन बनी? ये श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही है, मोस्टली बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं। तो ए आंसर सही हो जाएगा। कौन है? ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये महिला पूछा। अगर यही पूछता भारतीय पहली महिला, भारतीय या पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये है श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका तब बी सही हो जा। अब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकता है? अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, आपसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ सकता है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मैं कुछ चीजें आपको लिख रहा हूं, इनका आंसर आप देते जाएंगे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? ये सारी चीजें लिख लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहली बार किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया? राष्ट्रीय गान गाया गया, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना। और यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? और क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकते हैं कि इसकी स्थापना किस विदेशी के द्वारा की गई थी? किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, ये किस विदेशी के द्वारा की गई थी भाई, है ना। चलिएगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इस चीज का वर्णन है? इंडिया अर्थात भारत इसको कहा गया। जल्दी से आंसर कीजिएगा। यह अनुच्छेद 1 कहता है, 2 कहता है, 3 कहता है, या फिर 4 कहता है? किसमें कहा गया, है ना, किसमें कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत? एमपी पुलिस वाले पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमपी पुलिस का एग्जाम्स हो चुका है, आप नेक्स्ट वाले के लिए पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है ना। चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 भाग 1। भाग 1 जब आप पढ़ोगे तो भाग 1 में क्या वर्णन है? भाग 1 में वर्णन है संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र जिसको कहा जाता है। और इसमें एक चीज यहां पर मेंशन की गई है, क्या कि भारत को क्या कहा गया है? भारत को इंडिया से रिप्रेजेंट किया गया है। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इसके स्थान पर अन्य किसी शब्द का यूज आप नहीं करोगे, इस बात को मेंशन किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का आप यूज नहीं करेंगे, आर्यव्रत शब्द का आप यूज नहीं करेंगे, है ना। इस तरह का कोई भी आपको शब्दों का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपने कहीं देखा होगा ना, हमारे देश को आर्यव्रत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत का देश भी इसको कहा जाता है ना, सोने की चिड़िया भी इसको कहा जाता है। तो ये ऐसे शब्द आपको गुमराह करने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो उन सभी का आप याद रखें, ठीक है ना। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इन आंसर का क्वेश्चंस का आंसर करें। सभी बच्चों को करना है, 2 शब्दों को याद रखना है, केवल इंडिया और भारत, अन्य कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। अगर बात संविधान की आएगी, वैसे तो आप हिंदुस्तान कहें,
ठीक है ना। आप इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, इसके अलावा आप आर्यवर्त भी कह सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से केवल 2 ही शब्दों को यहां पर दिया गया है। राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कौन सस्पेंड कर सकता है? बाय द गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट, बाय लॉ मिनिस्टर या बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन करेगा? ये करेंगे हमारे राष्ट्रपति, ध्यान रखना। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपने एक चीज पढ़ी होगी आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में आपने क्या पढ़ा है कि कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति में निहित होने का मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है जिसमें हमारे मंत्री होते हैं, उन्हीं की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो उनको निलंबित करने का जो प्रावधान है, या किसके सिफारिश के बाद या किसकी सलाह के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारा ऐसा क्या करेंगे? प्रावधान करेंगे। तो ये किसकी सहमति के बाद? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनको निलंबित किया जा सकता है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, क्या सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा अधिकार है जो निलंबित नहीं होगा? क्या ऐसा कुछ है? क्या आपने कोई आर्टिकल ऐसा पढ़ा है कि कोई आर्टिकल ऐसा है जो निलंबित नहीं होगा, या सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे? ऐसा कुछ आप जानते हो तो बताएं, ठीक है ना। आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ठीक है, ये कौन थे? ये एस राधाकृष्णन थे, वीवी गिरी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, बी व सी। कौन थे बताइएगा? कौन थे जो उपराष्ट्रपतियों में से राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा और हारे थे? ठीक है ना। कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आर्टिकल 19 और 20, 20 और 21, 20 और 21, 19 तो हो जाता है भाई, आर्टिकल 19 हो जाता है। आपकी बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 20-19 तो नहीं कह सकते कि 19 हो जाएगा, लेकिन हाँ 20 और 21 को आप कह सकते हो कि हमारे आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वहां पर आपको देखना होगा कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां इसका आंसर क्या होगा भाई? इसमें दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। मोदी जी का कुछ बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो मोदी जी पधार चुके हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत थे जिनको उपराष्ट्रपति चुनाव ये लड़े लेकिन हार गए थे। ये क्या हो चुके थे? हार गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां पर आपका, डी यहां पर आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के, पाकिस्तान और श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका। बिटवीन विच 2 कंट्रीज इज द पाक वाटर ट्रीटी? पाक जल संधि इसको कहा जाता है, ठीक है ना। पाक जल संधि इसको हम कहते हैं, बताएं जल्दी से, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, इसका नाम जरूर है पाक जल संधि, इसका नाम जरूर दिया गया है पाक जल संधि, लेकिन ये किसके बीच में है? ये है श्रीलंका, किसके बीच में? श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में इसको जोड़ा जाता है, या श्रीलंका और भारत को ये जोड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कुछ और डिग्री चैनल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाएगा, 9 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाएगा, है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे 38 डिग्री चैनल पूछा जाएगा, जैसे आपसे 49 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी को आप मेंशन कीजिएगा, इन सभी को मैंने क्लास में आपको कराया है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आप इन सभी को सेक्शन वाइज लिखेंगे, 8 किस किस के बीच में है, 9 किस किस के बीच में है ना, 10 किस किस के बीच में है, 49 किन किन देशों को अलग करती है, वो 2 देशों से संबंधित है,
39 भी 2 देशों से संबंधित है। तो इन सभी को आपको लिखना है वीडियो के लास्ट में कमेंट में, है ना। ये मैंने आपको हिंट दिए हैं, ये इन हिंट्स पे भी आपको वर्क करना होगा, पढ़ना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय है, रोकी है, अरावली है या फिर एंडीज है, जिसमें वलन नहीं पड़ा है। जिसमें क्या नहीं पड़ा है? वलन या फोल्ड माउंटेन नहीं है। फोल्ड जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको? फोल्ड माउंटेन नहीं है। बताएंगे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है। एक बार आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर करें, आपस में बातें नहीं करनी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि हमारा जो हिमालय है ये फोल्ड माउंटेन है, रोकी हमारा फोल्ड माउंटेन है, एडीज हमारा या एंडीज जिसको हम कहते हैं ये फोल्ड माउंटेन है, और ये नवनिर्मित श्रृंखला है। ये नवनिर्मित श्रृंखला भी आप इसको कह सकते हैं, ये नवनिर्मित श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? ये फोल्ड माउंटेन है ना। चलिएगा नेक्स्ट है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वूलर है, गोविंद सागर है, राणा प्रताप सागर है या बेकाल है? विच इज द लार्जेस्ट मेन मैड लेक? वूलर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या फिर बेकाल, ठीक है ना, या फिर बेकाल। ऑप्शन में बताएंगे क्या सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में आप बताइएगा क्या सही होगा। और सबसे ओल्ड भी है, बिल्कुल। अरावली जो है ये सबसे पुराना कह सकते हैं क्या है, हमारे पर्वत श्रृंखला है। कौन सी जो है मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। और आपको इनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी झील कहां पर है, कौन सी झील कहां पर है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? है ना, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहां पर है? क्या बताएगा कोई बच्चा? क्या कोई बच्चा बताएगा ये कहां पर है भाई? गोविंद सागर झील कहां पर है? महाराणा प्रताप आप जानते हैं कहां पर है। बेकाल भी आपको पता है बेकाल झील कहां पर है ना। वूलर झील भी आप जानते हैं, लेकिन आप गोविंद सागर मुझे बताइएगा कहां पर है। मुझे पता था वूलर झील आप बता दोगे कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन गोविंद सागर कहां पर है? और ये जो झील है ये एक बांध पर स्थित है, या बांध के द्वारा इसको निर्मित भी आप कह सकते हैं, बांध द्वारा निर्मित भी आप इसको कह सकते हैं। गोविंद सागर झील को कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में भागड़ा नागल बांध पर। अगर एक्चुअल में इसकी लोकेशन देखोगे तो चंडीगढ़ में मिलेगी, लेकिन इसको हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश इसको हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। और ये भागड़ा नगल बांध जो आपने सुना होगा उस पर स्थित है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऐसा क्या रीजन है? जब आप देखते हो ना कि आप जो है सर्दियों के मौसम में, विंटर के मौसम में, है ना, जब आप पाइप चलाते हो, हैंडपंप चलाते हो तो नीचे से पानी गर्म निकल कर आता है। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है तो जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर, ये भीतर है भाई, तापमान वायुमंडल से अधिक रहता है, वायुमंडल से अधिक रहता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। द वाटर ऑफ हैंडपंप गेट हीटिंग इन वाटर बिकॉज, है ना। तो इसका सही आंसर पता क्या है? इसका सही आंसर यह है कि रात्रि के समय सूर्य क्या हो जाता है? छिप जाता है, डूब जाता है, तो वो समुद्र में चला जाता है भाई, और समुद्र के पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। और पानी जब आप सुबह नहाते हो ना तो वो गर्म पानी आपको मिलता है। ये ऐसी अफवाहें आपने गांव में जरूर पढ़ी होगी, है ना। जरूर आपके दादा दादी या किसी नाना नानी ने या किसी बुजुर्ग ने आपको बताया होगा
कि सुबह के समय इसलिए नहाना चाहिए कि सूर्य जो देवता है नीचे चले जाते हैं, पृथ्वी के नीचे समुद्र में चले जाते हैं। और अब पानी आपको कैसा मिलता है? सुबह के समय गर्म मिलता है, क्योंकि जब दिन निकलता है ये फिर से ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर वो नहीं है, इसका आंसर ये है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल से अधिक रहता है, यानी कि बाहर का जो तापमान है ये वो तापमान है जो हमारे पृथ्वी के अंदर के तापमान से कम होता है ना। यानी कि बाहर का ठंडा है और अंदर का, यानी कि पृथ्वी के अंदर का तापमान कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसीलिए वो अंदर का जो पानी है ये क्या होता है? ये गर्म होता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, ये हकीकत है, ठीक है ना। आपने सुना होगा, ये ऐसा है, हमारे यहाँ पर ऐसा ही हमें बताया जाता था जब हमें इतनी जानकारी नहीं थी। तो हमें इसलिए बोला जाता था घर पर कि सुबह जल्दी इसलिए नहाना चाहिए 4 बजे 5 बजे, क्योंकि सूर्य देवता उस समय नहीं निकल पाते। जब वो निकल जाते हैं तो सारी जो हीट होती है, गर्म होती है, उसको निकाल लेते हैं ना, ऊपर आ जाते हैं, तो पानी गर्म नहीं रह पाता। तो यही वो रीजन था जो आज आपको समझने में आया, पढ़ने में आया, है ना। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है, और इसे लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, प्लानो लेंस या फिर मेनिस्कस लेंस इसको कहा जाता है। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। हाँ, कल वाला क्वेश्चन का 17 आंसर था भाई उसका, उसमें इंग्लिश और हिंदी भी जोड़िएगा। मैं इंग्लिश और हिंदी नहीं उसमें काउंट कर पाया था। हाँ, नहीं, हमारे यहां पर बोलते हैं भाई, हमारे यहां पर बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। गांव में मुझे ऐसे ही बोला जाता था सुबह के समय जब स्कूल जाना होता था कि भाई गर्म पानी में नहीं नहाना है, सुबह ठंडे पानी से नहाना है, सुबह ठंडा नहीं निकलता। हाँ, 12th का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसको अभिसारी लेंस हम कहते हैं, जो किरणों को एकत्र करता है। क्या करता है? एकत्र करता है, ठीक है ना। अभिसारी इसको लेंस हम कहेंगे। चलिएगा, इस पर टिक कर दूं, फिर आप वापस से बोलोगे कि टिक नहीं किया। चलिएगा भाई, नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों से, गामा किरणों से, एक्स किरणों से या अंतरिक्षी किरणों से? अल्ट्रावायलेट रेज हैव मोर एनर्जी देन व्हाट? किसकी अपेक्षा अधिक होती है? एम्स के लिए पढ़ सकते हैं भाई, सुरेश वाइब्स, है ना, पढ़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों में किसकी अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है? जल्दी से आंसर करेंगे। पराबैंगनी किरणों में किस किरणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है? एक्स रेज। कौन सी है? एक्स किरणें। एक्स किरणें, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें की अपेक्षा इनमें ऊर्जा अधिक होती है। जिन बच्चों का बी नहीं, सी सही होगा, सी। निशा चौधरी, वेरी गुड, है ना। सोमी ढांगी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट है, एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ? ये पतीला है भाई, इसको वतीला नहीं पतीला कर देंगे, पतीला। पतीला है, आपने देखा होगा ना, बर्तन होता है, एक बर्तन, एक ऐसा इस प्रकार का एक बर्तन होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का एक बर्तन होता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है ना, ठीक है ना। एक इस प्रकार का बर्तन ये होता है, पतीला इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस पतीले में क्या होता है? एक पानी का स्तर जो है, पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा हम डालेंगे, ठीक है ना। मान के चलिएगा इस बर्तन में पानी जो है ये ऊपर तक है ना, यहां तक इसमें पानी भरा है, और आप इसमें क्या करते हैं? इसमें एक बर्फ का टुकड़ा आप डालते हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा? इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें पानी का जो टुकड़ा पिघलेगा ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। पानी जो है स्तर कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना, और ये समान रहेगा, ये पहले बढ़ेगा तथा फिर कम होगा।
क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ये समान रहने वाला है, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सेम रहने वाला है, सेम कंडीशंस में ये रहने वाला है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? पास्कल के नियम का, बर्नौली का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, या फिर बायल का सिद्धांत है? जो हाइड्रोलिक आपने वो देखी होगी ना, प्रेस होती है, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है उसमें वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कितनी अच्छी ड्राइंग है। हाँ, ड्राइंग ऐसी है भाई, देखो एडजस्ट करना पड़ेगा। मोहम्मद तौकीफ, वेरी गुड, तौकीफ ही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ से लाइटिंग लगती है तो सही से पढ़ नहीं पाता भाई मैं उसको, आपके नाम को। तो क्यों का मुझे ओ दिखाई देता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पास्कल का नियम। कौन सा नियम? पास्कल के नियम पर ये आधारित होती है। अक्सर आप ना जब रील्स वगैरह देखते हो तो उसमें भी हाइड्रोलिक प्रेशर आपने देखा होगा, है ना? कुछ एक ऊपर से आपने देखा होगा ना, डब्बे वब्बे रखे होते हैं, उस पर प्रेशर डाला जाता है तो उसको बिल्कुल बारीक वो कर देता है, महीन कर देता है, बिल्कुल बारीक उसको बना देता है, चिपका देता है। तो वो क्या है? हाइड्रोलिक प्रेशर है। वो पावरफुल होता है अकॉर्डिंग, वैसे जो प्रेशर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफी पावरफुल होता है। डायनामो एक यंत्र है जो क्या करेगा? ये यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना? तो डायनामो इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये करने वाला है? कर दो भाई, चेंज कर दो यार दोस्त। परसों से तुम अपना नाम नहीं सोच पा रहे तो क्या करोगे जीवन में, ये बताइए मुझे। आप एक नाम चेंज करने में इतना सोच रहे हो कि क्या किया जाए, तो आप खुद सोच सकते हो। डायनामो एक यंत्र है जो किसमें कन्वर्ट करता है ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को, है ना? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसमें कन्वर्ट करेगा। चलिएगा, चींटी के काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल त्वचा पर इंजेक्ट किया जाता है? इंजेक्ट का मतलब होता है उसको जब चींटी काटती है तो कौन सा केमिकल छोड़ती है, कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, एस्कार्बिक एसिड है, या फिर साइट्रिक एसिड है? Which of the following acid is injected into the skin during ant bite? आंट मतलब आंटी मत कर देना इसको, ये आंट है, इसको आंटी मत कर देना कि कभी आप इसमें वाई लगाते ही पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना, ये आंट बाइट है। ठीक है, जल्दी से। तो ये फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। कौन सा? फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड ये इंजेक्ट करती है। ठीक है ना? फार्मिक एसिड को इंजेक्ट करेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी गुड भाई, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, फार्मिक एसिड सही हो जाएगा, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सबसे भारी गैस कौन सी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे भारी गैस कौन सी है। बस हो गया, ज्यादा नहीं। सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, रेडान है, या फिर आपका नाइट्रोजन है? सबसे भारी गैसों में किसको कंसीडर किया जाता है? ऑक्सीजन को। बहुत बढ़िया भाई। कौन सी गैस? ऑक्सीजन सबसे भारी गैस होती है। उसके बाद नाइट्रोजन उससे भी भारी होती है। उसके बाद हीलियम उससे भी भारी होती है ना? सबसे भारी कौन सी है? हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी, रेडान सबसे भारी गैस होती है। उसके बाद सबसे हल्की अगर आप पूछ लिया जाए, हीलियम होती है। क्यों होती है मैंने आपको बताया, ठीक है ना? मैंने क्यों होती है ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम गैस को भी रखा जाता है ना?
और हीलियम गैस को जो एयरप्लेन्स के टायर होते हैं उनमें भी रखा जाता है। ठीक है, हाँ चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी, महावीर पुलिस के लिए बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच और एसएससी सीपीओ के लिए शक्ति बैच है, ध्यान रखिएगा। और इन सभी बैचेस में आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, सभी बैचेस लाइव हैं, ठीक है ना। तो इन सभी की जानकारी आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? जस्ता है, मैग्नीज है, तांबा है या फिर बॉक्साइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन मिनरल्स? तो इनमें से कौन सा एक लौह खनिज है, बताएं। लौह खनिज कौन सा है, बताएंगे एक बार। हाँ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं, चलिए पढ़िए आप। प्रणाम भाई, प्रणाम। अच्छा, आपके साइकिल में है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अदर स्टेट से हैं आप, एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, ये सोच के आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, लौह अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है, तांबा है, मैग्नीज है या फिर जस्ता है? तो बॉक्साइड होगा, ये लौह अयस्क होता है। क्या होता है? ये लौह अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है जो अधिक अभिक्रिया करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हम झारखंड से हैं सर, बहुत बढ़िया भाई, आप झारखंड से हैं, आपका स्वागत है। आप पश्चिम बंगाल से हैं, तब आपका स्वागत है। आप जम्मू कश्मीर से हैं, तब आपका स्वागत है ना। सिल्वर, पोटेशियम, आयरन, चांदी, बताएं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़े। पीकू कुशवाहा, वेरी गुड। क्वेश्चंस एक बार दोबारा से आप पढ़ें। जो बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं दोबारा से पढ़ें, फिर आप बोल दो क्वेश्चन सर हल्के लेके आते हो, अब भारी क्वेश्चन लेके आओ। अभी इसको ही पढ़ लो पहले। जो बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं वो बच्चे एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, वो क्या कहना चाह रहा है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी कि एक्टिव कौन सी है? ये चांदी धातु होती है, ठीक है ना। चांदी होती है जो अभिक्रियाशील होती है, ठीक है ना। जो एक गुड कंडक्टर भी इसको माना जाता है, गुड कंडक्टर भी इसको माना जाता है। कुछ तो पोटेशियम आंसर कर रहे हैं भाई, शर्म कर लो, शर्म करो प्रभु। ऑप्शन नंबर ए। दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? रसायन, अम्ल, प्रोटीन या फिर रिस्ट, ठीक है ना। और इसके बाद चांदी आएगा, है ना। चांदी के बाद सॉरी तांबा आएगा। घरों में आप बोलते हो ना कि कोई इलेक्ट्रिकल सामान लेकर जब आते हैं तो आप बोलते हो कि कॉपर का देना। किसका? कॉपर का या तांबे का, जिसको हम बोलते हैं तांबे का देना मिस्त्री जी। या दुकानदार से आप बोलते हो कि सर तांबे का देना, क्यों? क्योंकि वो अच्छा एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऊर्जा का। और उससे भी अच्छा है चांदी। चांदी का क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, इसलिए उसका यूज बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर कहा होता है ना। तो जो दही और विनेगर है ये क्या होता है? ये एसिटिक होता है या अम्लीय होता है, ध्यान रखना। जैसे सेब का विनेगर आपको पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। जब आपके पेट में कोई दिक्कत होती है, स्टमच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं। आपको वेट लॉस करना होता है तो आपको कह देते हैं कि आप सेब का विनेगर या जिसको जूस या रस, जिसको अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं, है ना, ये थोड़ा सा इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश नहीं है, थोड़ा सा मार्केटिंग की भाषा है ना। तो मार्केटिंग इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, हल्दी पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, यानी कि इसको शुद्ध किया जाता है पानी को। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें क्लोरीन की गोलियां और इसके साथ क्या मिला सकते हैं, या फिर क्या मिला सकते हैं, या फिर क्या मिला सकते हैं? लैक्टिक एसिड नहीं मिलाएंगे भाई,
लैक्टिक एसिड नहीं मिलाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाएगा या फिर बेकिंग सोडा मिलाया जाएगा या फिर आपका साधारण नमक है, हल्दी पाउडर है। जीडी की तैयारी कैसे करें? जीडी की तैयारी ऐसे करें, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप आंसर क्या करोगे? तुरंत से आंसर कर देना कि पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को प्यूरिफायर करने के लिए या तो क्लोरीन की गोलियां मैं उसमें डाल दूंगा या फिर ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल दूंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोती का प्रथम घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम पर ऑक्साइड इसको कहा जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। मोती का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, निशा चौधरी, वेरी गुड। 23 का ए सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको मिल जाए। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आपके ऑप्शंस में होगा तो सही होगा, साइड में लिख लेना मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शंस में मिलेगा वही सही हो जाएगा, है ना। चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी का कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, एनीमिया, रेबीज या फिर हैजा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू बी डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए तो आपके शरीर में किसकी कमी आ जाएगी? कैल्शियम। दोनों मिलेंगे तो दोनों टिक कर देना। फिर आपको ऑप्शन देगा ए व बी सही, बी व सी सही। तो परेशान नहीं होना है, वो आपकी तरह नहीं सोचते। जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं, है ना, इसीलिए आपको एग्जाम बनाने के लिए नहीं दिया जाता, वरना आप बच्चों को पास नहीं होने देंगे। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको खून की कमी भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? खून की कमी भी जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला वायरस के कारण होता है? ठीक है, जीडी की क्लास कब से होगा सर? जीडी की क्लास आपका बता दिया जाएगा, आपको कंफर्म उसका कर दिया जाएगा भाई। एनीमिया, है ना। चलिए, चलिएगा भाई एक बार। मलेरिया, जीका फीवर, मलेरिया। एंडीज मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बताएंगे। एंडीज मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? ए मलेरिया। कहां चलना है? ठीक है, मलेरिया। जीका क्या होता है? जीका, ये जीके का, जीके जो होती है ना, जीके, जीके का बड़ा भाई होता है जीका, है ना। जीके के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। जीके, आप इसे ऐसे तो बोलते हो, ये इसका बड़ा भाई है जीका। जीका, तो ये इसका बड़ा भाई है जीका, है ना। तो याद रखेंगे इसको। जीका एक बुखार होता है भाई, बुखार, फीवर। जीका वायरस जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ढूंढा गया था। ठीक है, चलिएगा। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल कुर्गमैन को, पोल कुर्गमैन को, और मिल्टन फ्रीडमैन को, हैकमैन को या अल्फ्रेड मार्शल को? देख लेंगे भाई। मोहम्मद तौफीक, दोबारा से देख लेंगे इसको। ठीक है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र आप जानते हो ना? नेट खत्म हो गया है ना। तो ये कौन है? ये अल्फ्रेड मार्शल हैं। कौन है? अल्फ्रेड, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है मैक्रो, एक माइक्रो। मैक्रो यानी कि बड़े स्तर पर, और माइक्रो यानी कि छोटे से स्तर पर, गांव के स्तर पर, किसी दुकान के स्तर पर, किसी व्यक्तिगत आप कोई उत्पादन करते हैं उसके स्तर पर, कोई कंपनी उत्पादन करती है उसके स्तर पर। लेकिन जब ही ये जो चीज है, ये जो उत्पादन है, या जो इस प्रक्रिया, अर्थशास्त्र की जो प्रक्रिया है, इसको हम वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर पढ़ते हैं, तो उसको हम माइक्रो कहते हैं। मैक्रो ना कि माइक्रो, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के लिए अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत क्या हैं? यह क्वेश्चन अभी किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा था भाई, यही क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, मेरे याद नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन देख के मेरे याद आया। थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क था कि ऋण इनमें से कौन नहीं देगा, ठीक है ना, या देगा, इस तरह का कुछ था। ऋणदाता है, जमींदार है, सहकारी समिति, दोस्त व रिश्तेदार, बस ऑप्शन चेंज थे। और पूछा गया था या तो ये था कि भाई कौन नहीं देगा या फिर कौन देगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण अन्य औपचारिक जो स्रोत हैं बैंकों के अलावा, ये कौन है? ये है सहकारी समिति। कौन सी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, ये सभी गांव में या 2-3 गांव को मिलाकर एक बना दी जाती है, और इनका जो ब्याज ऋण होता है ये काफी कम होता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अभी भी वर्तमान में 2023 की अगर बात करें तो ये 2 या 3% के आसपास मेरे ख्याल से होता है, कन्फर्म मुझे नहीं है ना, लेकिन ये पूछा भी नहीं जाता, ठीक है ना, पूछा भी नहीं जाता कि कितना परसेंट है। लेकिन सहकारी समितियां ये होती हैं जो ऋण प्रोवाइड कराती हैं किसानों को, ठीक है ना। चलिएगा, किसी टेस्ट से पहले ही सत्र में शतक लगाने वाले भारत का पहला क्रिकेटर निम्न में से कौन है? किसी टेस्ट मैच के पहले ही सत्र में शतक लगाने वाला भारत का पहला क्रिकेटर कौन बना है? सहकारी समितियां, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनको कहा जाता है। किसी टेस्ट मैच के पहले ही सत्र में शतक लगाने वाला भारत का पहला क्रिकेटर कौन बना है? गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। यह है शिखर धवन। 2018 में ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही सत्र में, या पहले ही, जिसको हम कहते हैं चाय से पहले इन्होंने शतक लगा दिया था, ठीक है ना, चाय बाद में पी और पहले ही शतक इन्होंने लगा दिया था 2018 में। किसके खिलाफ था? ये था, अच्छा गब्बर लिखा था आपने, मैं सोच रहा गंभीर आपने लिखा, हाँ गब्बर लिखा था आपने। क्या लिखा था? गब्बर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ये ईदगाह है, मानसरोवर है, काशी का 80 है, या फिर गोदान है, जो कि प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा। जल्दी से बताएंगे। काशी का 80 ये किसकी रचना है? काशी का 80 ये किसकी रचना है? मैंने आपको बोल भी दिया लेकिन फिर भी गलत कर रहे हो। काशी का 80 काशी विश्वनाथ की रचना है। किसकी? काशीनाथ सिंह सॉरी, है ना, काशीनाथ सिंह की रचना है। ये हिंदी के ही लेखक थे जिनका नाम था काशीनाथ सिंह। ये घायल फिल्म का काशीनाथ नहीं है, ये हिंदी राइटर हैं, ठीक है ना, ये हिंदी राइटर है काशीनाथ सिंह। बाकी ये जो तीनों आप पढ़ रहे हो, ईदगाह, मानसरोवर और गोदान तो इनकी बड़ी फेमस है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये तीनों की तीनों ही किसकी हैं? ये तीनों की तीनों ही मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? बक्सा किला, बक्सा किला कहां पर स्थित है? सी होगा।
बक्सा किला कहां पर स्थित है? ठीक है, हाँ, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में है बक्सा जिला, बक्सा जिला। चलिए भाई, नेक्स्ट है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? ये श्रोणि हड्डी है, कोलर है, गाल है या जनुका है? कौन सी हड्डी जन्म के समय शिशुओं में नहीं होती है? शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? सत्यम शर्मा। मोदी जी की बात मानी जाएगी भाई, है ना। 31 का डी सही हो जाएगा। जनुका जो है ये नहीं होती है। कौन सी? जनुका। जनुका एक हड्डी होती है जो उसमें नहीं पाई जाती शिशुओं में। अच्छा, शिशुओं में हड्डी कितनी होती है भाई? शिशुओं में हड्डी यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं इनमें हड्डी कितनी होती है? मनुष्य में हर्पीज एक क्या है? परजीवी जनित रोग है, फफूंदी जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है? हर्पीज इज ह्यूमंस इज अ हर्पीज बीमारी किससे होती है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। 208 किसने बताया भाई? 208 होती है। मैं बात कर रहा हूं शिशुओं में। विषाणु जनित है। कौन सा है? विषाणु जनित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। विषाणु जनित ये रोग होता है। कैसा रोग होता है? विषाणु जनित रोग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो बीमारी है इसमें आपको क्या रहना है? इसमें हाइजेनिक आपको रहना पड़ेगा। इन्फेक्शन वगैरह इसमें हो जाता है, इन्फेक्शंस आपको हो जाता है। इसमें आपको त्वचा से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है या और जगह भी आपको हाइजेनिक रहना होता है ना, तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। कैल्सीफेरॉल का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2, विटामिन A, D या फिर C? व्हाट इज द ऑर्डर नेम ऑफ कैल्सीफेरॉल? कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल का दूसरा नाम क्या है? सर थोड़ा फास्ट, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं यार। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B2, कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है भाई? चलिए, ये क्वेश्चंस आज के लिए आपका होमवर्क है। आसान सा ही है, इसको आंसर करेंगे। होमवर्क है भाई, आसान ही क्वेश्चन है, कुछ घर से भी करके आप भेजा करें, है ना। इसको आप करेंगे, ठीक है। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? लेमिनिन है, कोलेजन है, केराटिन है या फिर फाइब्रोनेक्टिन इसको कहा जाता है? क्या इसको हम कहते हैं?
300 होती है, हाँ। केवल एक बच्चे का आंसर सही है, मोहम्मद तौकीफ का, है ना, विटामिन डी। ठीक है, नाखून है, बताएंगे भाई, एक बार आंसर करेंगे। क्या मैंने पूछा है? लेमनिन है, कैलोजन है, कैराटीन है, तो ये किसमें? कैराटीन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एंजाइम में कौन सा लार पाया जाता है? निम्नलिखित में से एंजाइम लार में पाया जाता है, एंजाइम लार में पाया जाता है, लैक्टोज, डायस्टोज, सुक्रोज या फिर टाइलिन, कौन सा है? कौन सा होता है भाई? लैक्टोज, डायस्टोज, सुक्रोज या फिर टाइलिन? टाइलिन, टाइलिन। एंजाइम लार में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है ना? इसको भी गलत कर रहे हो आप, ये बहुत ही शर्म वाली बात है भाई। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हैं, है ना। टाइलिन इसमें पाया जाता है। जो आपको ध्यान रखना है, ये शकरा को ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है ना, सॉरी स्टार्च को शकरा में, स्टार्च को, जो स्टार्च आप ग्रहण करते हो उसको किसमें? सुक्रोज में तोड़ता है, शकरा में तोड़ता है, सॉरी शकरा में उसको तोड़ता है ना। ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं समझ पाते उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, है ना। तो यूपी पुलिस के लिए आपका सिपाही बैच है, बिहार पुलिस के लिए आपका महावीर बैच है, राजधानी बैच है आपका, दिल्ली पुलिस के लिए एसएससी सीपो के लिए एसआई बैच है, जो शक्ति बैच है। ध्यान रखेंगे, कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आपकी सभी को मिलने वाली है, लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, है ना। तो ये सभी जानकारी आपको हमारे एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर, सॉरी एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ये आपका मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस चलती हैं रात 8 बजे अजय सर के द्वारा यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चलती हैं, तो सभी बच्चे वहाँ पर ध्यान रखेंगे। सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, है ना। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 9:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, 2 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है यूपी के लिए, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, 5 बजे आपकी जो क्लास है ये आपकी हिंदी की क्लास होती है, 6 बजे आपकी बिहार पुलिस के लिए और यूपी पैट के लिए क्लास होती है, और 8 बजे आपकी ये वाली क्लास अजय सर के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और आप ध्यान रखेंगे एक बार, ये कुछ लिंक आपको दिए गए हैं जिसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर ये लिंक है आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हमें कर सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ना। यशवंत सिंह राजपूत भाई, थोड़ा सा भावनाओं पर कंट्रोल करें, है ना। चलिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 20 एक बच्चा बोल रहा था, ये क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? चांदी है भाई, चांदी है दोस्त, ठीक है। चलिएगा, अच्छा धन्यवाद गुरुजी, बट आज आप हंसे नहीं। अच्छा, रोज आपको हंस के दिखाना है ना, ऐसा नहीं है, है ना, हंसते ही रहते हैं, थोड़ा सा
अपने आप को भी समय दें, अपने आप हंसें। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हैं? ठीक है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास में। सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, जो आपने इतना कीमती समय निकाला, ठीक है। चलिएगा, ओके भाई, ओके, धन्यवाद।